नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल को लेकर फिलहाल तो रोक लगा दी है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला क्यों करना पड़ा। एक तरफ जहां सवर्ण समाज लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, वहीं जो ओबीसी समाज, दलित समाज, वो ये कह रहा था कि बिल में कोई खामी नहीं है, जो बिल बनाया गया ठीक बनाया गया है। हालांकि अभी रोक लग गई है और अब देखना होगा कि जब अगली इसमें सुनवाई होती है तब सरकार इसमें अपना क्या पक्ष रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस उनको दिया है कि जवाब दीजिए, क्या इसमें खामियां हैं, क्यों ऐसा हुआ है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यूजीसी की तरफ से जब ये बिल लेकर आया गया था, सरकार की इसमें कहीं ना कहीं सहमति जरूर रही होगी इसमें, और जब कोर्ट में ये केस गया है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया कि ये दोबारा से तारीख दी गई है, स्टे लगा दिया गया है, उनकी तरफ से, काउंसिल की तरफ से कोई इसमें प्रश्न नहीं करे गए हैं, कोई जवाबदारी नहीं की, रोका नहीं गया उसको, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इसी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर आनंद प्रकाश है, असिस्टेंट प्रोफेसर है राजधानी कॉलेज दिल्ली में, रूटा के भी मेंबर रहे हैं। अनंत जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी, थैंक यू जितेंद्र जी। अनंत जी, हमने देखा, हमने पहले भी चर्चा की इस मुद्दे सर पर देखिए। आपसे। अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा जी। दी है। अब जो दलित जी। वर्ग है या जो ओबीसी वर्ग है, जिनको जो कमेटी में शामिल करा गया था, फिलहाल तो रोक लगा दी गई है। अब सवर्ण समाज कहीं ना कहीं इस बात से खुशी मना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस पे। आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस पूरे सीन को, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं और दलित छात्र भी रहे हैं, आपने उस रास्ते से निकलकर आप आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इन सब चीजों को। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे थे। कॉलेज में और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला सवर्ण छात्र सड़कों पर नहीं उतरा, वो अपनी पढ़ाई में लगा रहा। चंद ऐसे लोग उतरे जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए वो लोग उतरे थे। और उन लोगों के इशारों पर ये सरकार चाहती थी कि ये कुछ ऐसे लोग उतरे मैदान में और जो इसका विरोध करें। इनकी मंशा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देशों पर संसदीय समिति बनी थी। सरकार ने ही संसदीय समिति बनाई। जब संसदीय समिति का पूरा जो मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या उसमें उन्होंने पॉइंट ऐड किए थे, तो सरकार के ये तो बात क्लियर हो गई कि सारा सब कुछ सरकार के इशारों पर ही हुआ है। यूजीसी गजट आता है और फिर ये सरकार की जो मंशा थी, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मोदी और शाह का, हम्म। कि लोगों को सड़कों पर उतारो और देखते हैं कि हम्म। अभी का जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग कर क्या रहा है। नहीं तो कुछ आप क्या लोगों को सवाल उन्होंने उठा रहे सड़क हैं? पर उतार दिया। आपने बोला, आनंद जी कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक था। आप क्या क्या इशारा है कि ये मोदी और अमित शाह जो प्रधानमंत्री देश के हैं, गृह मंत्री देश के हैं, उनके द्वारा ये एक बिल जानबूझकर ऐसा लाया गया ताकि जो समाजों को देखा, चेक करा जाए कि कौन कितना पक्ष में है, कौन कितना विरोध में है। इससे पहले भी बिल था ये, हम्म। 2012। लेकिन कुछ चीजों का इसमें अमेंडमेंट हुआ हम्म। और उस अमेंडमेंट के बाद ये सरकार अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है। जिस हम्म। अपना जो है वो सिर्फ फायदा लेने के लिए आपस में लोगों को लड़ा दिया, हम्म। लोगों को बांट दिया, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, दलित के नाम पर, कि ये लोग जब आपस में लड़ेंगे। बहुत खामोशी छाई हुई है, सब शांति से रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम्म। ऐसे में सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई। हम्म। सरकार कौन है? दो लोग हैं, मोदी और शाह। उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। तब उन्होंने ये पूरा एक तैयार किया। और इसके पीछे की जो मंशा है, एक चीज साफ है यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह हम्म। सरकार उच्च शिक्षा विरोधी रही है। जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया और इसी के पीछे यहां लड़ा करके जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद सरकार उच्च शिक्षा विरोधी है? बिल्कुल उच्च शिक्षा विरोधी है। क्यों जो क्यों आपको ऐसा लग रहा है? डिस्क्रिमिनेशन, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात जो शुरू हुई है, वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कहाँ से हुआ? हम्म। जिस दिन से विश्वविद्यालय में पूरे देश में सीयूईटी, कॉमन हम्म। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का की हम्म। शुरुआत, डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन स्टार्ट हो गया है। डिस्क्रिमिनेशन हम्म। किसके साथ हुआ? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हुआ जो गांव का एक गरीब तबका है, हम्म। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का,
ओबीसी कैटेगरी का, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो गरीब तबके के हैं, दूर दराज के इलाके से हैं। जिस दिन सीईटी आ गया, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में ही वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। हम्म। उनका उनकी दिली इच्छा होती है, जब वो 11th में जाते हैं लेकिन तो कोटा सिस्टम तो वहां पर राहुल लागू होता है ना आनंद जी, कोटा सिस्टम तो वहां लागू होता है, जो भी कोटा उनको मिला हुआ है। कोटा सिस्टम लागू होता है, लेकिन बिल्कुल। तो उसमें फ्यूचर कैसे खराब हो गया उनका, आप ये 15 बताइए। 20% बच्चों को तो पहले ही रोक देते हैं, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। अगर किसी तरह से उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, जो 1500 रुपए या 2000 रुपए, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं है कि 1500 रुपए या 2000 रुपए नहीं, के उसमें भी हिसाब से सर, जो उसमें पहले भी क्या फॉर्म कहते हैं, फिल कर छात्रों को दिया छूट उन्होंने। मिलती है, जो जो पैसे की बात कह रहे हैं आप, 1500 का 2000 का है। मैं आपको बता दूं कि उसमें भी उन छात्रों को छूट मिलती है। अगर जनरल कैटेगरी के लिए 2000 का वो फॉर्म है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मात्र 200 रुपए का फॉर्म होगा वहां पर वो, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उसमें भी छूट नहीं मिलती है नहीं, उनको सर, कोटा सिस्टम के बिल्कुल जरिए। बिल्कुल छूट मिलती है, लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है कि जब आप गांव के दूर दराज इलाकों में जाकर देखिए, जहां पर इंटरनेट सेवा नहीं है उपलब्ध, नहीं जी, इस लोग बात से इतने मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा आपकी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, शायद मेरा इत्तेफाक उससे नहीं रखूंगा कि गांव दराज के इलाकों में इंटरनेट नहीं है या वो फॉर्म नहीं भर पाते। देखिए, ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं अपने जीवन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और तमाम यूनिवर्सिटीज में घूमा भी हूं मैं, और गांव देहात का रहने वाला हूं। लेकिन आज की डेट में ऐसे छात्र नहीं हैं जो ये नहीं समझते कि उनको कहाँ फॉर्म भरना है, क्या उनकी टेक्निकलिटी है, चाहे वो दलित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, जनरल कैटेगरी का हो। इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा आपसे, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, नहीं, जो सरकार। मैं आगे आ रहा हूँ इसी बात पर। जी। उसी बात पर अब आगे आ रहा हूं मैं। कुछ हम्म। बच्चे रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं। फिर हम्म। फॉर्म भर दिया तो सेंटर इतनी दूर होता है हम्म। कि वो एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है हम्म। कि 15 से 20% लोग, एससी एसटी के, उन हम्म। लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। हम्म। इतना ही नहीं, गर्ल्स का ड्रॉप आउट बढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में का फॉर्म नहीं, वो देखिए भरते थे उसमें आनंद जी, या उसमें किसी भी आनंद जी, यूनिवर्सिटी। इसमें इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि देखिए, मैं भी एक इस ऐसे वर्ग से आता हूं जहाँ जानकारी रखता हूँ इन सब चीजों की भी। आप जो बात कह रहे हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, जैसे सीटीयू का एग्जाम होता है, तो दिल्ली के कॉलेजों में आपको दिल्ली छोटी सी है, 40 किलोमीटर का पूरा दायरा है उसका। कोई छात्र ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई लक्ष्मीनगर में रहता है, उसका अगर नजर बड़ा पड़ जाए तो जा नहीं सकता वहां पे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो एक तर्क, सिर्फ एक तर्कहीन मुझे लगता है, जो आप ये बात कह रहे हैं कि जाने आने में परेशानी हो जाती है। देखिए, वो जमाना बहुत बदल गया आनंद जी। ये पहले चीजें हुआ करती थी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अभी के समय में ये सब चीजें मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी एग्जिस्ट करती हैं। हर छात्र जो है बहुत अवेयर है इन सब चीजों से, पेरेंट भी अवेयर है। पेरेंट जानते हैं इन चीजों को कि हाँ, कुछ चीजें मुश्किलात आती हैं, लेकिन सब चीजें मैनेज भी होती हैं। आप जो बात कह रहे हैं, ये पहले जरूर होती थी, मैं मानता हूँ इस चीज को कि परेशानी आती थी छात्रों के साथ, लेकिन अभी के समय में मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की परेशानी आती हुई। खैर, लेकिन अब हम अब अपने इन मुद्दों से थोड़ा, जो हम यूजीसी नहीं पर नहीं, चर्चा कर रहे हैं, उससे थोड़ा डिटेल हो रहे हैं। यूजीसी पे हम आ जाएंगे। अभी देखिए, तो गांवों के मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेज हैं, वहाँ वहाँ 5,000 7,000 8,000 रुपए फीस है। लेकिन आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में देखिए, हर साल 2,000 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। कैंपस जैसे कॉलेजों में, दौलत राम, हंसराज, किरोड़ीमल, वहां पर आज फीस 40 40 50 50 हजार रुपए हो गई है। अब आप ये देखिए कि क्या गरीब का बच्चा वहां पढ़ सकता है? फीस में कोई रियायत नहीं होती है कि वो एससी है तो उसको फीस कम देनी पड़ेगी, एसटी है तो फीस कम देनी पड़ेगी, ओबीसी है तो फीस कम देनी पड़ेगी, नहीं, फीस को ईडब्ल्यूएस तो कैटेगरी का है तो कोटा सिस्टम इसी पे लागू फीस होता है ना सर, कोटा सिस्टम भी लागू होता फीस है सब उनपे। कोटा सिस्टम सिर्फ एडमिशन पर लागू है, फीस में फीस कोई पे भी वो नहीं होता है होता। सर, फीस पे भी होता है। नहीं, फीस में कोई वो नहीं है। जहां तक मुझे एक उम्मीद है, जहां तक मेरी अभी जानकारी है, उसमें फीस में भी क्या अभी कहते हैं, जुलाई कोटा की मैं सिस्टम बात लगता बता है रहा हूँ, उसमें। जुलाई की मैं बात बता रहा हूँ। एक एसटी कैटेगरी के नैनीताल से आगे पड़ता है मुंशियारी, हाँ, मुंशियारी जगह है। वहां से एक पेरेंट्स आए हुए थे एक कॉलेज में एडमिशन के लिए, संयोग से उस समय चुनाव का दौर चल रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का, मैं भी गया हुआ था। तो वहां उनसे बात हो गई मेरी। तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ 42,000 रुपीज पे करके पढ़ाने के लिए यहाँ छोड़ूंगा तो मैं बाकी के 2 बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? मेरे लिए तो 2 महीने 3 महीने सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी बेटी को वापस ले गए। मैंने पूछा कि 12th में कितने मार्क्स हैं उसके। उन्होंने कहा कि 12th में इसके 98.3% है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव, ये सरकार, देखिए ये सरकार जो है, ये नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े लिखे।
इसलिए तो वो चाहती है कि हमेशा ये सड़कों पर लड़ते रहें, किसी ना किसी मुद्दे पर लड़ते भिड़ते रहें। पता आपका आज कहना है यूजी कि सरकार छात्रों को पढ़ाई करने की बजाय लड़ा रही है। लड़ा रही है, तभी तो देखिए देश का आज लेकिन लेकिन आनंद जी, अगला। मैं आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा, आप क्योंकि प्रोफेसर भी हैं। अगर जो ये यूजीसी के नया एक्ट आया भी था, उसमें कमेटीज को लेकर जो बनाई गई है, और सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो इसी बात का है कि उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है। भले ये खामी हो, जानबूझ के रखा गया हो, या कोई त्रुटि हो इसमें, लेकिन अगर इसमें सवर्ण वर्ग के लोग ये बात उठा रहे हैं कि कमेटीज जो आई हैं उनमें सभी वर्गों को उनका एक कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई यूजीसी एक्ट मत लेके आइए, आप सबको समान अधिकार दीजिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जो सबको उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी वर्गों का, क्योंकि उसमें सभी वर्गों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यही तो विरोध है उनका। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बिल मत लेके आइए आप। इसमें नहीं, गलत क्या है? मैं बता रहा हूँ क्या गलत है इसमें। देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही संवैधानिक तरीके से यूजीसी गजट आया था। ये जो हमारे माननीय जज हैं, वो इसको अस्पष्ट करार दे देते हैं और हम्म। इसमें खामियां गिनाने लग जाते हैं। हम्म। अस्पष्ट करार देते हैं कि कमेटी उसकी है। लैंग्वेज को भी सवाल उठाया उन्होंने, उनकी जो लैंग्वेज उसकी उसमें हाँ, यूज की और गई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए, सब जो मैं कह रहा था कि सरकार इसमें मिली हुई है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा हुआ हम्म। कि सरकार की तरफ से क्या जो वहां पर एडवोकेट थे, सीनियर काउंसिल थे, या तो सरकार की तरफ से, मोदी और शाह की तरफ से उनको ये कहा गया था कि आपको वहां कुछ नहीं बोलना है। हम्म। अब तो जो हमने हमें जो करना था हम कर चुके हैं, हिंदुओं को आपस में लड़वा चुके हैं हम, इसलिए वो शांत बैठे रहे। या वो ये भी यहाँ कह सकते हैं गौवाला कि, पर या बैठ ये कर। भी कह सकते हैं आनंद जी की जो सवर्ण समाज अब तक बिखरा हुआ नजर आता था, शायद इस मुद्दे पर एक साथ भी आ गया है, ये भी कह सकते हैं इसको। नहीं, सभी लोग नहीं, सब नहीं। देखिए, जो इसमें ये कहना चाहूंगा, सब लोग नहीं, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो लोग ये इस बात से सहमत थे कि ये बिल होना चाहिए। इसमें सिर्फ वही लोग जो है इसमें जश्न मना रहे हैं, विजय मना रहे हैं, वो ऐसे लोग कौन हैं? वो सनातनी लोग, वो मनवादी लोग जो ये नहीं चाहते कि समता, समाज में समता रहे, वही लोग जश्न तो मना रहे समता हैं। की ही बात हो रही है आनंद जी, इसमें वो सब कह रही है सभी का समावेश होना चाहिए, सिर्फ कुछ वर्गों को क्यों रखा जाना चाहिए? सभी वर्गों के लोग होने फाइव चाहिए प्लस। इसमें। हाँ, मैं जो अब हमारे उसी हमारे पॉइंट पे आ देश रहा की हूँ। एक एक संप्रदाय है, जो जो पंथ है, जाति हम्म। व्यवस्था है, सभी का उसमें क्या कहते हैं समावेशी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो बिल है, हम्म। बिल के अगेंस्ट में कोई नहीं है। ये लगातार ये बात आप भी कह रहे हैं, जो दूसरे लोग सवर्ण समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन समावेश सभी का नहीं है, और समावेश करने के लिए ही शायद उन्होंने आवाज उठाई थी अपना। और यही कारण है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा है कि जो बिल आया है ये शायद समावेशी बिल नहीं है, इससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ेगा। जो दलित और सवर्णों के बीच की जो खाई थी कहीं ज्यादा और बढ़ सकती है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने रोक लगाई है। हालांकि जो मंशा पॉलिटिकल रही होगी, वो जैसा कि सवाल उठा भी रहे हैं आप, कि जो सरकार की मंशा है शायद इसमें वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तलाशने की है। लेकिन जो उसका मूल आधार है कि भाई सबको समावेशी विकास करना है, सबको समावेशी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे लगता है वो शायद उसमें इंक्लूड नहीं थी। शायद इसी कारण से सवर्ण समाज सड़कों पर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। और अब आगे जब होगा तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इसको रेक्टिफाई भी कर ले कि हाँ, उन लोगों को भी इसको शामिल करा जाए इसमें। तो क्या लगता है कि सरकार की भी मंशा इसमें ऐसी रही कि पहले देख लिया जाए, फिर बाद में जब विरोध होगा तो इसको दोबारा शामिल कर लिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा? हाँ, देखिए, सरकार की राजनीतिक मंशा क्लियर थी, उसका वोट बैंक एक क्लियर था। हम्म। दूसरा जो वोट बैंक उसका खिसक रहा था वो था दलित और पिछड़ा, हम्म। जिसको इस बिल को ला करके सरकार उनके वोटर्स को साधना चाहती थी कि वो लोग हमारे हम्म। साथ खड़े हो जाए। हम्म। वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए हम आपके हित में कार्य कर रहे हैं। जो हम्म। 9 मेंबर्स कमेटी में बात कर रहा था, उस 9 में से 5 का तो क्लियर है, हम्म। कह रहे हैं कि एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, एक ओबीसी का होगा, हम्म। पीडब्ल्यूडी का होगा। और वीमेन रिप्रेजेंटेशन जो होगा, उसमें ये नहीं लिखा है वीमेन रिप्रेजेंटेशन में कि वो महिला दलित समुदाय से होगी, या पिछड़े हम्म। वर्ग से होगी, या अनुसूचित जनजाति से होगी। ये चीज नहीं लिखा हुआ है। और हम्म। बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं, हम्म। वो 4 मेंबर्स का उन क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो बिल्कुल। 4 लोग कौन से ये होंगे। यही यही और परेशानी सभी लोगों को, क्लासिफिकेशन नहीं नहीं, किया गया उसमें। हाँ, हाँ, अब मैं फर्स्ट पॉइंट इसी पे बात आता को हूँ। जो लेकर फर्स्ट, परेशानी है लोगों की, जो सवर्ण समाज के लोग हैं,
कि भाई क्लासिफिकेशन नहीं हाँ, है, या तो उसे मेंशन कर दिया जाता कि हाँ इसमें सवर्ण जाति के लोग भी रहेंगे, दलित समाज के लोग भी रहेंगे, ओबीसी के लोग भी रहेंगे और अन्य पिछड़ा समाज भी रहेगा इसमें। लेकिन उसमें इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया था। इसमें कहीं ना कहीं जो नियत है मेंशन वो सरकार की नियत पे सवाल उठ रहे हैं लगातार अब। मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। सरकार अगर मेंशन हम्म कर देती तो दलित पिछड़ा हम्म उनके साथ आता ही नहीं। ये हम्म बात तो एकदम क्लियर है। आप मैं सबसे पहले जो देश में हमारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उनकी हम्म बात करता हूँ। हम्म 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर सवर्ण समाज से वाइस हम्म चांसलर हैं। एक हम्म में एससी, एक में एसटी और 5 में ओबीसी हैं। हम्म और अगर हम प्रोफेसर्स के आंकड़ों को देखते हैं जो संसद में पेश किए गए हैं, हम्म। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो जी, संसद में आंकड़े बिल्कुल पेश बिल्कुल किए गए हैं बिल्कुल। उसमें प्रोफेसर्स के आंकड़े जो दिए गए उसमें कहा गया कि दलित समुदाय से 6.9% प्रोफेसर हैं, हम्म एसटी से 1.5 है, ओबीसी से 4.1% है। हम्म यानी कि यहां पर एक चीज ये साफ होती है कि लगभग 86% प्रोफेसर्स हम्म जनरल कैटेगरी के हैं। और फिर जब हम कॉलेज में और फैकल्टी में जाते हैं तो कॉलेज में भी लगभग 99% प्रिंसिपल्स जनरल हम्म। कैटेगरी के हैं। और प्रोफेसर्स जब 86% जनरल कैटेगरी के हैं तो वही हेड बने बैठे हुए हैं, वही डायरेक्टर बने बैठे हुए तो हैं। करण जी, मैं तो इसमें आपसे एक एक सवाल पूछना कॉलेज चाहता हूँ, क्योंकि आप चेयरपर्सन। प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी, डीयू में पढ़ाते भी हैं आप जो जो आंकड़े मुझे दे रहे हैं अपने आप में जाहिर तौर पर ये कोई आपके आंकड़े नहीं है, सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़े हैं। तो क्या आपका ये कहना है कि जब इस तरह के जो अगले लोग सभी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं और यूनिवर्सिटीज में हैं, तो क्या ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? आपका ये कहना नहीं है? सभी नहीं, सभी लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मैं तो 9 सदस्यीय कमेटी की बात कर रहा हूं कि हम्म। जब हेड नहीं, वही क्योंकि है तो वो सवाल यही उठा अपने है ना, अकॉर्डिंग। क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही कहना है कि जब ये सब लोग ऐसे भरे हुए हैं, सभी अगले जाति के लोग इसमें, तो कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा हो रहा है ना कि ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्या? या कोई ऐसी शिकायतें इनके खिलाफ ऐसी आई हैं पिछले कुछ समय में कि जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और एक्शन ना लिया गया हो? क्या कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं? ठीक है, मैं मानता हूं कि ये लोग बहुतायत में हैं, संख्या में लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, प्रिंसिपल बने हुए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ना कि वो मेरिट के आधार पर भी वहां पर आए हैं? अगर जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, वो अभी तक इतना शिक्षित नहीं हुआ था, और वो धीरे धीरे हो रहा है, आप उसका उदाहरण है एक। तो समय लगता है चीजों को डेवलप होने में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े जरूर चेंज होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो दलित समाज है वो भी पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो ओबीसी समाज है वो भी पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ ये गति बढ़ रही है। और अभी तक हमने देखा था कि चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, कायस्थ समाज हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को आगे लेकर चल रहा था और शुरू से व्यवस्था चलती आ रही थी। तो अब वो अगर व्यवस्था बदल रही है तो हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि ये आंकड़े दिखाने चाहिए कि भाई ये लोग शुरू से बैठे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि कंचन यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता है, किस तरह का बयान उनका था। इन लोगों ने हजारों सालों तक हम पर जिस तरीके से राज किया है, हमें दबाया है, इसके आधार पर इनको क्या कहते हैं ये सजा मिलनी चाहिए। तो मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत गलत भी जा रही है इस चीज को लेकर कि भाई अगर अगर अगले कहीं ना कहीं आगे बढ़े हुए हैं तो वो अपनी मेरिट के आधार पर बढ़े हैं, उन्होंने वो स्थान हासिल किया है। अब दूसरे लोगों को अगर वो स्थान हासिल करने का मौका दिया जा रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी देखिए, दो बातें यहाँ पर हैं। आपने एक तो बात की मेरिट की और दूसरी बात की केसेस की। हम्म। तो कंचना यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पीएचडी मेरिट स्कॉलर है की सर, बात वो मैं, पीएचडी स्कॉलर है, सोचिए आप। हाँ, वो उनका अपना वो पर्सन व्यक्तिगत वो है, मैं बात करूंगा अभी और मैं आपको ये आपसे। बता दूं आनंद जी, मैं इसको ये बता दूं कि ये इस बयान की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उस चीज को लेकर कि जब एक पढ़ी लिखी हाँ, महिला पीएचडी स्कॉलर इस तरह की बात कर रही है, तो जो गांव देहात का रहने वाला एक छात्र होगा, जो जिसकी मानसिकता इस तरह की नहीं होगी, वो किस तरह बिहेव करेगा? ये भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया इस चीज को, आप मानिए बात को। नहीं नहीं, ये इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन कभी इस तरह की, मुझे 14 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। हम्म आज भी मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मेरे क्लासरूम में मेरे पास जो अटेंडेंस रजिस्टर है, मैं हम्म। आपको बताऊं, अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर की मैं आपको फोटो भेज दूंगा। जी। सिर्फ मैं रोल नंबर लिखता हूँ और बच्चे का नाम लिखता हूँ। हम्म लिस्ट जो मुझे मिलती है उसमें जाति लिखी होती है, लेकिन मैं हम्म उसको हटा देता हूँ, सिर्फ बच्चे का नाम लिखता हूँ। ताकि हम्म और
ज्यादातर केसेस में ये होता है क्लासेस में, हर सेमेस्टर में मैं एक, मुझे जो क्लास का सीआर होता है उसका ही नाम पता होता है, मैं बाकी किसी भी बच्चे से उसका नाम ही नहीं पूछता हूँ। सिर्फ मैं बच्चे को पूछता हूँ कि क्लास में जो आपको पूछना है सवाल पूछिए। पहले मैं मेरिट की बात करता हूँ। जी। देखिए सर, मेरिट की बात अगर हम करते हैं तो विश्वविद्यालयों में अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था एनएफएस का। हम्म। एससी एसटी ओबीसी की सीटों पर एनएफएस किया गया, खूब जी। थोक के भाव में एनएफएस किया गया, भर भर के। सिलेक्शन कमेटी में जो लोग वहां बैठे रहते थे हम्म। उसमें एससी एसटी ऑब्जर्वर भी बैठता और ओबीसी ऑब्जर्वर बैठता। मैं उन पर सवाल खड़ा कर रहा हूं हम्म। कि वो लोग जब वहां पर मेरिटोरियस एससी एसटी ओबीसी के छात्र वहां आते हैं पढ़ लिख करके, हम्म। पीएचडी करके, और ज्यादातर जो छात्र पीएचडी करके आते हैं प्रोफेसर, अभी मैंने बात किया 86% है, तो प्रोफेसर जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हीं के अंडर में वो करते हैं और पीएचडी लेकर के आते हैं। और बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि 100 में से एक दो ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो बच्चों को के साथ प्रताड़ना हम्म। करते हैं, लेकिन सारे प्रोफेसर ऐसे नहीं हैं। ऐसे नहीं होते बिल्कुल। ऐसे नहीं होते हैं। एनएफएस जो किया गया, एनएफएस करने वाले कौन लोग हैं, वाइस चांसलर कौन है, तीन जो हम्म। एक्सपर्ट होते हैं वो कौन है, मेरिटोरियस, मैं एक मेरे पास, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं, हम्म। एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम्म। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने फॉर्म भरा, हम्म। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भरा, ईस्ट एशियन में भरा, और एक दो अफ्रीकन में, एक दो डिपार्टमेंट में और जो एपीआई स्कोर था उनका, उस एपीआई स्कोर के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर वो थे, हम्म। ओबीसी कैटेगरी के थे, फर्स्ट नंबर पर उनका वो था। और एक जगह तो एक डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि सिर्फ दो ही लोग गए हुए थे इंटरव्यू देने। आनंद जी, ये एग्जाम्पल आप पहले फिर भी भी बता उनकी चुके सीट हैं, पर लेकिन फिर भी आप उनकी सीट पर थोड़ा एनएफएस संक्षिप्त में कर दिया समझाएं गया। तो जरा। हाँ, थोड़ा हाँ संक्षिप्त में संक्षिप्त, समझाइए। फिर भी उनकी सीट पर एनएफएस कर दिया गया। हम्म। मेरिट की जहां बात हो रही, मेरिट होने के बावजूद भी जब आप सिस्टम में आने से रोकेंगे, जहां से हम्म। निर्णय लिए जाते हैं वहां पर आने से बिल्कुल बिल्कुल। रोकेंगे, तो किस तरह से जो है समता की बात होगी। हम्म। और रही बात अब केसेस की, तो 378 केसेस अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मैं ज्यादा दूर, मतलब ज्यादा केसों पर नहीं बात करूंगा, सिर्फ एक दिल्ली के ही एक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, शहीद भगत सिंह कॉलेज है। हम्म। वहाँ प्रिंसिपल कैटेगरी से हैं, वो सबको पता है। हम्म। वहां पर एक छात्र को प्रताड़ित किया गया, दलित समाज से आने वाले छात्र को, और हम्म। उस छात्र को लगभग 1.5 साल होने को है, आज तक न्याय नहीं मिला। इसी तरह से नॉन टीचिंग कैटेगरी में दो तीन लोगों नहीं, वो को बात सही है, प्रताड़ित मैं किया समझ जा गया रहा आपकी बात को। शायद है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए लेकिन उनको शायद जो न्याय बिल, आज तक नहीं आप मिला। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि डिले होता है और नुकसान भी कहीं ना कहीं छात्रों को होता है इससे, और प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन शायद इसीलिए यूजीसी का जो बिल लेकर आया गया था, इसको उसमें कैटेगरी डाली गई, तमाम लोगों को, वर्गों को इसमें डाला गया। लेकिन समस्या हम घूम के देखिए उसी जगह पर आ गए। आपने जो एग्जाम्पल दिया कि सभी लोगों का समावेश करना जरूरी है, बिल आए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग चाहते भी हैं कि बिल आए, और कठोर से कठोर नियम होने चाहिए, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सवाल आनंद जी वहीं आ रहा है। देखिए, आपने जो जवाब दिया उसी में आपका सवाल भी है कि भाई सभी को समावेश करना जरूरी है, और यही समावेश करने के लिए आवाज उठी थी सवर्ण समाज की, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे लगा दिया है। अब हम अंतिम समय पे हैं जो अपने चार आनंद सदस्य, जी। हाँ, जो 4 सदस्य बचते हैं, वो हम्म। 4 सदस्य वाइस चांसलर, हेड जो, और जो इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, वो जब जनरल कैटेगरी के हैं तो वो अपने हिसाब से नहीं, वो रखेंगे। और क्लासिफिकेशन नहीं है ना उसमें सर, मेंशन नहीं किया गया उसमें कि अगर, कौन बने, कौन देखिए बनेगा, कौन अगर, नहीं बनेगा। अब, हाँ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है, तो हाँ, मेरा भी एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से एक अनुरोध है बिल्कुल कि बिल्कुल। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी को आप इसमें शामिल करिए, लेकिन जब आप ये बिल लेकर के आ रहे हैं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और विमेंस के लिए, तो हम्म। उस कमेटी का चेयरपर्सन हम्म। इसी कैटेगरी से होना चाहिए। आप हम्म। सबको समावेश करिए, हाँ, सबको उसमें बिल्कुल। रखिए, लेकिन उसका चेयरपर्सन वही होना चाहिए। क्योंकि जब एससी एसटी जो एक्ट है, अगर किसी के ऊपर एससी एसटी का वो लगता है, तो वहां पर जो आईओ नियुक्त होता है वो उसी कैटेगरी से होता है। और हम्म। सबसे बड़ी समस्या इस बिल में यही है कि ये बिल कॉलेज में भी होगा, कॉलेज के साथ हम्म। साथ उसके विभागों में भी होगा, हम्म। और समयबद्ध, जो टाइम बाउंड उसमें टाइम होगा। बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी समस्या यहीं से आई कि जो टाइम बाउंड मैनर में चीजें होंगी,
और बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यू हो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। लेकिन कुल यहाँ मिलाकर पढ़ने आनंद जी, के लिए आनंद जी कोई आपको पर लगता है गलत कि आरोप जो लगाने जो के बिल लिए आया नहीं गया आए। है, कहीं ना कहीं लोगों का जब गुस्सा फूटा है इसमें, उनके बीच एक संदेश ऐसा गया कि शायद लड़ाने का प्रयास ज्यादा किया जा रहा है, सुलझाने की चीजें कम प्रयास किया जा रहा है इस बिल के जरिए। आपको लगता है कि मैं सर। मैं एक मैं अगर मैं एक शिक्षक के रूप में देख रहा हूँ इसको, तो ये सरकार सिर्फ लड़ाने के लिए बिल लेकर के आई है। हम्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पढ़ने लिखने वाला छात्र कभी आंदोलन में नहीं गया है। आंदोलन में वही लोग उतरे हैं जिन्होंने कॉलेज का कभी मुंह नहीं देखा, जिनको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो हम्म। लोग इस आंदोलन में उतरे हैं और इसका विरोध किए हैं। लेकिन जिनको पढ़ना लिखना है, अपना भविष्य आगे संवारना है, वो आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं उतरे हैं। मैंने अपने कॉलेज में देखा, विश्वविद्यालय में देखा कि किस तरह के, कॉलेज में कोई आंदोलन नहीं हुआ, विश्वविद्यालय में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो किससे प्रेरित थे, ये हम्म। सबको अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सब कुछ साफ हो गया कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था, जो हम्म। कि ये बीजेपी सरकार चाहती थी कि आपस में लोग लड़ेंगे तो उसका फायदा होगा। दूसरी पार्टियां जो संविधान की बात कर रही थी, पीडीए की बात कर रही थी, उनकी हम्म। तरफ से उसका वोट बैंक खिसकेगा और वोट बैंक सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल, आपका जो कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा थी, और वो चाहते थे कि जो सवर्ण समाज है खुलकर सामने आए, ताकि जो छिटका हुआ वोट बैंक उनसे लग रहा था, दलितों का हो, ओबीसी का हो या दूसरे वर्गों का हो, वो कहीं ना कहीं एकजुट हो जाए। और जब, क्योंकि सवर्ण समाज का जो वोट है उन्हें पता है उनको मिलता ही मिलता है, ऐसे में वो सिर्फ एक लिटमस टेस्ट करना चाह रहे थे। मैं ये कहूंगा कि आई वुड से कि हाँ, ये लिटमस टेस्ट था सवर्ण समाज का बिल्कुल कि ये भाई, लिटमस टेस्ट था। और जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, वो भी सरकार के पक्ष में आ जाए, और जो सवर्ण समाज है उसको भी कहीं ना कुछ कर दिया है। अनंत जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। अब देखना होगा कि थैंक जब यू। अगले आगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है, और सभी लोग देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि क्या आगे इसमें होगा, क्या नहीं होगा, क्या इसमें आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कोई गाइडलाइन बनाने के लिए बोलती है सरकार को, या सरकार इस पर क्या जवाब देती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद आनंद जी, आपका बहुत बहुत।